हम आपको थोड़ा मनोरंजन की दुनिया में भी ले जाते हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि छठ पर्व के अवसर पर 100वां आरजेस का फेसबुक लाइव जो है आपको देखने को बड़ा ही रंगीन और बहुत ही अलग ढंग से मिलेगा। अलग ढंग से हम लोग पीछे भी आप जानते हैं अमीन सयानी जी का जो बिना का गीत माला के एंकर रहे हैं 88 वर्षीय अमीन सयानी जी, तो उन पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, बड़ा ही हिट रहा था। और शहीद आजम भगत सिंह जी पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें सिर्फ भगत सिंह जी की चर्चा हुई थी। उसी तरह से हम लोग उस 100वें एपिसोड में आप लोगों से आमंत्रित करते हैं, हालांकि फेसबुक पे और आरजेएस के ग्रुप में ये भेज दिया गया है कि ये फेसबुक लाइव को और आप लोग आपने किस नजरिए से देखा। 100वां एपिसोड के बाद हो सकता है कि ये फेसबुक लाइव बंद हो जाए, तो उस दिन हम लोग इसका सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन मैं ये भी गारंटी नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस पे अभी आरजेएस टीम का फैसला नहीं हुआ है। ये आप लोगों की जागरूकता का परिणाम है कि हम लोग लगभग आज 85वां फेसबुक अंग के आप इतिहास बन रहे हैं, इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। 85 वहाँ जो है फेसबुक लाइव जो है ये आज प्रस्तुत किया जा रहा है। तो 100वां एपिसोड जो है वो 21 नवंबर को हो रहा है और 21 नवंबर जो है उस दिन छठ व्रत है, उस दिन उगते सूर्य की पूजा का अर्घ है। लेकिन हम लोग डूबते सूर्य की पूजा का अर्घ पूरे भारत में अगर कहीं मनाया जाता है तो वो बिहार में मनाया जाता है और वो छठ पर्व की जो है उसकी डूबते सूर्य की पूजा का अर्घ देने का जो दिन है वहां उसी दिन हम लोग 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करेंगे क्योंकि शाम हो जाएगा और छठ पर्व जो है समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसी बीच में छठ पर्व के डूबते सूर्य को पूजा का अर्घ दिया जा रहा होगा और यहाँ पर आप फेसबुक लाइव में उसका आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि फेसबुक लाइव का 100वां एपिसोड जो है वो बड़े धूमधाम से मनाने का आप उस पर चाहें तो आपको अगर अपना नंबर भेजते हैं तो जो पीडीएफ आरजेएस की स्मारिका जो आने वाली है नवंबर अंक की, तो वो पीडीएफ आपको सिर्फ आपको जो लोग नंबर भेजेंगे उनको 18 नवंबर को भेज दिया जाएगा। उसको उसको आप देख सकते हैं और उस दिन आप कमेंट कर सकते हैं जिस दिन, क्योंकि आप लोगों के हाथ से ही फेसबुक फ्रेंड्स जो जुड़े हुए हैं जो नंबर देंगे, जो प्रखर वार्षणे आप अगर सुन रहे हैं तो आप हमारा नंबर शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से आरजेएस फैमिली में नहीं है, तो वो लोग उन चीज़ों को साझा कर सकें, क्योंकि उन लोगों को भेजा जाएगा पीडीएफ 18 नवंबर को। फेसबुक पे नहीं भेजा जाएगा, बाद में भेजा जाएगा, लेकिन पहले 18 नवंबर को भेजा जाएगा। रिलीज क्योंकि करना है 20 नवंबर को, ये ध्यान रखिएगा। आप में से जो भी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, मेरा नंबर आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि फेसबुक फ्रेंड्स भी इससे जुड़ जाएं, इस मैगजीन से जुड़ जाएं। तो मैं बता रहा था छठ के बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन चूंकि अब काफ़ी जगह ये मनाया जाता है और लोग जानते भी हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा जान जाएं तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा कि हम लोग 100वां एपिसोड का दिन जो है उस दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जब डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का त्योहार है। छठ क्या है वो आपको बताते हैं। फेसबुक लाइव शो का 100वां अंक डूबते सूर्य 20 नवंबर और उगते सूर्य 21 नवंबर की पूजा का अर्घ पर्व छठ के अवसर पर 20 नवंबर को सायं 8 बजे आरजेएस पीडीएफ स्मारिका नवंबर 2020 के लोकार्पण के साथ होगा। और जैसा मैंने कहा कि ये लोकार्पण फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली करेगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख त्योहार छठी माई की पूजा का महापर्व छठ दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। कहते हैं कि सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी मुरादें पूरी करती हैं। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है और 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा यानी सुबह के अर्घ्य के साथ होती है। इस वर्ष ये त्योहार 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को नहाए खाए, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 21 नवंबर को उषा यानी सुबह का अर्घ्य के साथ इसका समापन हो जाएगा। तो 20 नवंबर का दिन जो है आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ एक खास सेलिब्रेशन होगा और बड़े नए कलेवर के साथ जो है आरजेएस की पीडीएफ स्मारिका
जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे, इसीलिए आप लोगों को पीडीएफ 18 नवंबर को भेज दिया जाएगा। आप लोग अपना नंबर यहां शेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी नंबर हमारा शेयर नहीं हुआ है, जो मुझे दिख नहीं रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी मेरा नंबर अगर शेयर कर देंगे तो निश्चित रूप से जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो लोग जुड़ जाएंगे, ताकि उनको 18 नवंबर को पीडीएफ भेजा जाएगा। बाकी सब लोगों को फेसबुक लाइव करने के बाद उसे शेयर कर जाएगा। अब सीधा आप लोगों को हम अमेरिका लिए चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव जो है वहाँ पर हुआ है और वो पूरे देश को दिशा देता है। तो एक बार आप अमेरिका के चुनाव परिणाम को देख लीजिए। जॉय बाइडेन को 264 और डोनाल्ड ट्रंप को 214 जो हमारे पास आया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और जॉय बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के, और जॉय बाइडेन की तरफ पलड़ा झुका हुआ है। तो ये बातें हो गई और अब कुछ इतिहास की बातें करते हैं। तो बहुत ही भावुक कहानी है कि जो मुगल साम्राज्य, जो भारत के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर बहादुर शाह जफ़र साहब थे, तो उनकी 7 नवंबर पुण्यतिथि है। और 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का आपने नेतृत्व किया था। सभी लोग बहादुर शाह जफर के नाम पे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, वो एकजुट हो गए थे। और लेकिन युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार कहा जाता है, वहाँ भेज दिया गया था। और वहीं 7 नवंबर को बहादुर शाह जफर का निधन हो गया था। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक देशभक्त मुगल बादशाह ही नहीं, बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे, फारसी में भी लिखते थे। और उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखी, जिनमें से काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत के समय मची उथल पुथल के दौरान खो गई या नष्ट हो गई। उनके द्वारा उर्दू में भी लिखी गई पंक्तियां भी काफ़ी मशहूर हैं। बहादुर शाह जफर नाम से भी बहादुर और काम से भी, और पक्के हिंदुस्तानी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा की थी अपनी मातृभूमि में ही जो भी दफनाया जाए बहादुर शाह जफर साहब को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज़ों ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा। जी, रिंकल शर्मा बहन ने नंबर शो कर रहा है यहाँ पे, और नरेंद्र टेटेसर जी आरजे से स्टार हैं। और रिंकल शर्मा जी का एक पोस्ट आज शेयर किया गया है, जो सुबह सुबह आपने भेजा था, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच, जो सीढ़ियों से संबंधित आपने अपने विचार भेजे थे, उसको शेयर किया गया। साथ में मुकेश भटनागर जी लेखक जो हैं, और आप सभी जो हैं आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार के भेंट करता है, रिंकल शर्मा जी, नरेंद्र टेटेसर जी और मुकेश भटनागर जी और ओपी झुनझुनवाला जी, उनकी भी एक ऑडियो आज शेयर की गई है। तो ये सिलसिला जो पार्थसारथी थपलियाल जी की सलाह से ये शुरू किया गया, तो मुझे लग रहा है कि ये कामयाब हो रहा है और आप लोगों के विचार जो हैं आ रहे हैं। बाकी आरजेएस की रिसर्च टीम जो है वो वीडियो और आलेख वगैरह वो इकट्ठा करके भेज रही है। उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ आज भेजनी है, कौन सी चीज़ कल भेजनी है। तो बहादुर शाह जफर की पुण्यतिथि पर आज चर्चा कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर को एक बार आप लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बहादुर शाह जफर निश्चित रूप से इस तरह के जो हैं वो इन बातों की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान के लिए जिए, हिंदुस्तान के लिए मरे, और वो उर्दू कविताओं का जलवा उनका रंगून में भी जारी रहा। वहाँ उन्हें हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र रहती थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और वहीं उन्हें दफनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं आज़ादी के समय में जेलों में कितना टॉर्चर किया जाता होगा, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाए। लिखते हैं बहादुर शाह जफर साहब एक शासक है, लेकिन उर्दू शायर भी हैं, कवि भी हैं। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, ये रंगून में लिख रहे हैं। रंगून जब उनको सजा दे दी गई थी वहाँ पे, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बुलबुले को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में।
एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमान, एक शाख पे बैठ के बुलबुल है शादमान, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाले जार में। उम्र ए दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र ए दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। बहादुर शाह जफर रंगून में लिखते हैं जब उन्हें वहाँ कैद कर दिया गया था, और इस तरह से बहादुर शाह जफर साहब का कैसे निधन हुआ। तो 6 नवंबर 1862 को भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय या मिर्ज़ा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, बहुत बड़ा नाम था, को लकवे का तीसरा दौर पड़ा था 6 नवंबर को 1862 में, और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे उनका रंगून में ही देहांत हो गया, और अंग्रेज़ों ने इनकी अंतिम ख्वाहिश को नहीं माना। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इन लोगों को श्रद्धांजलि दें, इनको याद करें और नई पीढ़ी तक इन चीज़ों को पहुंचाएं कि ये देश जो आज़ादी में हम मशगूल होते हैं और शोखियां बघारते हैं, ये आज़ादी इस तरह से नहीं मिली है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे इन देशभक्तों की कहानियों को जब आप सुनेंगे। और उसी तरह से आपको बता देते हैं कि विपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, पत्रकार, लेखक, 7 नवंबर 1898 को आपका जन्मदिन है। ऐसे क्रांतिकारियों को नमन है, वंदन है, और आरजेएस इन्हीं सिद्धांतों पे चलता है। इन क्रांतिकारियों को हम लोग पुस्तकों के अंदर भी ला रहे हैं। बहुत सारे महान पुरुष जो हैं, आरजेएस की जो पुस्तक आएगी उसमें आपको उपलब्ध होंगी, जो कि आपके अपने परिवार और बच्चों के लिए ड्राइंग रूम की शोभा बनेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, किताब में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं। गर्व से आप अपने सगे संबंधियों को जो भी आएंगे ड्राइंग रूम में दिखाएंगे कि देखिए ये किताब, देखिए कितनी अच्छी किताब है। ये इसको इस तरह से हम लोग इसकी मार्केटिंग भी करेंगे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस किताब को पढ़ें। हालांकि बहुत सारे किताब इन चीज़ों पे आ गए हैं, लेकिन चूंकि इसमें आपका अपना सकारात्मक भारत आंदोलन का, जिसमें आप अपना कीमती समय देकर फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं, ये सब स्टोरी जो है उसमें शामिल की जाएंगी। इसलिए बहुत संख्या में पेजेज जो हैं रिजर्व किए गए हैं। सकारात्मक भारत आंदोलन 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वो सारी कहानियां जो हैं आपके सामने आएंगी। विपिन चंद्र पाल जी को श्रद्धांजलि देते हुए आप लोगों तक साझा करते हैं कि 7 नवंबर 1858 को आपका जन्म और 20 मई 1932 को आपका निधन। विपिन चंद्र पाल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक थे विपिन चंद्र पाल। राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ शिक्षक, पत्रकार, लेखक व वक्ता भी थे, और उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार प्रेरित करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को अपने अपनों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक। हर घर में बच्चे हैं, और बच्चे तक अगर ये पहुंचता है तो आपके ही बच्चों और रिश्तेदारों के बच्चों के मन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो आपके लिए और आपके अपने रिश्तेदारों के लिए बड़ी ही लाभदायक होगी। क्योंकि गलत चीज़ें सुनते सुनते जो दिमाग में प्रदूषण आ जाता है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, और आपका अपना माहौल जो है वो बेहतर बनेगा। तो लाल बाल पाल की इस तिकड़ी ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। गर्म विचारों के लिए प्रसिद्ध इन नेताओं ने अपनी बात तत्कालीन विदेशी शासक तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे तरीके अपनाए जो एकदम नए थे। इन तरीकों में ब्रिटेन में तैयार उत्पादों का बहिष्कार, मैनचेस्टर की मिलों में बने कपड़ों से परहेज, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल आदि शामिल हैं। तो इस तरह से उस समय आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लाल बाल पाल का चला था। लाल बाल पाल में से विपिन चंद्र पाल जी की आज जयंती पर आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज जयंती है जो नोबेल लॉरेट, जो कि उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसके साथ साथ भारत रत्न भी हैं और लेनिन पुरस्कार भी मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रामन, सीवी रामन के नाम से भी आप इनको
जानते हैं। उनको भी श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं आज उनकी जयंती पर। सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये जानकारी आपके बच्चों तक पहुंच जाएगी जिनका जन्म हुए वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ और मृत्यु स्थान आपका बेंगलोर 21 नवंबर 1970। पहले ऐसे व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रामन जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को ख्याति दिलाई। पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे देते, छोटी सी आयु से ही वो भौतिक विज्ञान की ओर आकर्षित थे। एक बार उन्होंने विशेष उपकरणों के बिना ही एक डायनेमो बना डाला था। प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियां थीं, जैसे शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज जिसने भारत ने की थी, और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के बारे में, तथा आयुर्वेद के फॉर्मूले इत्यादि, यही सब चीजें थीं। लेकिन खगोल विज्ञान या मगर पूर्ण रूप से विज्ञान की प्रयोगात्मक कोण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। सीवी रामन ने उस खोए रास्ते की खोज की और नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे स्वतंत्र भारत के विकास और प्रगति का रास्ता खुला। रामन ने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जो प्रोत्साहन दिया उसका अनुमान कर पाना काफी कठिन है। तो इस तरह से रमन इफेक्ट जो है उसके आधार पर इन्होंने भारत को विकास का एक नया पैमाना दिया। तो इस तरह की चीजें हैं जो हम लोगों को निश्चित रूप से जानना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग मार्गदर्शन भी दे सकते हैं फेसबुक लाइव के बारे में। एक और अहम सवाल, कोरोना लॉकडाउन में बिहार में तो चुनाव चल रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। आपको दिखाते अजीत अंजुम पत्रकार गुजर रहा था, इनमें से वो बच्चा कहाँ गया जिसने, ये बच्चा, इसने मेरी कार का शीशा खटखटाया विंडो का। मुझे लगा पता नहीं ये बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, और तभी इस बच्चे ने पूछा कि मेरा स्कूल कब खुलेगा। एक अपरिचित आदमी से, गली से गुजरते एक अपरिचित आदमी की कार को धीमी गति देखकर रोकने की कोशिश करके खिड़की, विंडो का दरवाजा, विंडो का शीशा खटखटा के अगर कोई बच्चा पूछता है कि मेरा स्कूल कब खुलेगा, मैं चौंका इस सवाल से कि आपका क्या पूछ रहे हो आप? हम लोग का स्कूल क्यों, आपका स्कूल क्यों बंद है? हाँ। तो आपको क्यों लगता है क्यों बंद है बेटा? कोरोना के। तो फिर आप हमसे क्या जानना चाहते हो बच्चे? देखिए सर, खुलेगा इसलिए कोई बोला खुलेगा, इतना तारीख को खुलेगा, इतने स्कूल खुला नहीं है अभी तक नहीं खुला। कल बोलते 6 महीने बाद हम लोग का स्कूल बना है सर। इंग्लिश स्कूल आगे देखिए फीस लगेगा सर। हाँ सर, सरकार तो नहीं दे देगा उसका। सरकार नहीं दे देगा कि फीस लगेगा? क्या कह रहे हो बेटा, फिर से समझाओ मुझे। मुझे देखिए कहना सर, इंग्लिश स्कूल वाली सरकार तो पैसा नहीं दे देगा, उसका घर से लगेगा फीस। तो आप लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो? हम तो सरकारी में इंग्लिश स्कूल पढ़ते हैं। ये लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, तो आप कह रहे हो इसका फीस लगेगा, स्कूल नहीं खुलेगा तो भी? ये कह रहे हो बच्चे आप। और आप किस स्कूल में पढ़ते हो? उर्दू मिडिल स्कूल। किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? उर्दू मिडिल स्कूल। उर्दू मिडिल स्कूल। और किस इलाके में रहते हो, मोहल्ले का? खानका चौक। तो ये क्यों जानना चाहते हो, जरा बताओ, समझाओ मुझे बेटा। सर इसलिए सर स्कूल खुल रहा है ना, हम लोग का पढ़ाई बर्बाद जा रहा है। आप लोग का पढ़ाई बर्बाद जा रहा है, बहुत अफसोस है। क्यों लगता है आपको पढ़ाई बर्बाद हो रहा है? स्कूल नहीं सर, स्कूल खुले तो ना पढ़ाई होगा। अच्छा, तो अभी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है? कोई कुछ नहीं बता रहा कब स्कूल खुलेगा? आपके क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? सर दुकान है। कहाँ दुकान है उनकी? चूड़ी बट्टी। किस चीज की दुकान है? कपड़े की। कपड़े की दुकान है। तो किस तरह की दुकान? बड़ी दुकान है? छोटी। छोटी दुकान है। तो अभी यहाँ क्या करने आए थे? हम लोग सर खेलने आए थे। खेलने आया था ये बच्चा? जी हाँ। और ये खेलने आए थे। और अजीत अंजुम पत्रकार जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो बिहार गए हुए हैं, इलेक्शन कवर कर रहे हैं। उसी दरमियान में इस तरह की घटना अजीत अंजुम जी के कि एक बच्चा खिड़की का शीशा करके, और उसकी ये चिंता है कि वो तो जो सरकारी है या उर्दू का स्कूल जो है उसमें पढ़ता है, लेकिन उसको फीस नहीं लगती है। लेकिन उसको चिंता है अपने दोस्तों की कि वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने हो गए और स्कूल खुला नहीं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के बारे में बच्चा कह रहा है कि इनको फीस देनी पड़ेगी जब ये, और पढ़ाई नहीं हो रही है तो स्कूल, इसीलिए उसको चिंता थी कि पढ़ाई हो नहीं रही है, फीस भी देना पड़ेगा, फीस सरकार तो नहीं देगी। बच्चे ने इस मासूमियत से ये सवाल उठाया है, बिना पढ़ाई के भी फीस अगर स्कूल ले रहे हैं तो ये आप लोगों तक साझा करने का ये रिसर्च टीम ने इसको भेजा था। एक और स्टोरी है, और ये रेलवे कर्मचारियों ने मार्ग हम सब ने सुनी और पढ़।
आज रेलवे कर्मचारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का एक वीडियो क्लिप भेजा है। ये झावेंद्र कुमार ध्रुव जी हैं, जो कि प्रसार भारती के आकाशवाणी और दूरदर्शन की चीज़ों को शेयर करते हैं, लगातार वो बने हुए हैं फेसबुक पर। तो आइए, क्या है स्टोरी दूरदर्शन की। हम सब ने सुनी और पढ़ी भी है, लेकिन कोरबा के एक स्कूल के प्राचार्य ऐसे हैं जिन्हें इस रामचरितमानस की एक एक पंक्ति याद है। इतना ही नहीं, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के इस महान ग्रंथ का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर छत्तीसगढ़ी लोक रामायण की रचना कर दी है। ये है कटघोरा विकास खंड छुरी में स्थित एकलव्य विद्यालय के प्राचार्य गणेश राम राजपूत। ये मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हैं। श्री राजपूत बताते हैं कि बचपन से ही वे रामचरितमानस का गान कर रहे हैं। श्री राजपूत को रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने में 25 साल लग गए। मेरी इच्छा थी कि मैं उसे छत्तीसगढ़ी की अपनी बोली में लिखूं और जन जन तक फैलाऊं, तो मेरा यही प्रयास है कि छत्तीसगढ़ी में लिखने का प्रयास मैंने किया है। इसके लिखने में तो 25 साल के आसपास लगा है, क्योंकि बचपन से ही मैं रामचरितमानस पर गायन वादन करते रहा हूँ। हमारे माता पिता लोग हमें घूमने नहीं दिया करते थे। हमारे बाबा कहते थे कि रामायण पढ़ो और या फिर ये किताब पुस्तक पढ़ो, घूमना नहीं है। तो बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ने की आदत हुई और आज भी प्रतिदिन मैं उसका पाठ करता हूँ। इसलिए उस पर छत्तीसगढ़ी में लिखने की जो ललक हुई, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ी में उसे अनुवाद करने का प्रयास किया है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ी में इन्होंने अनुवाद किया है और इस तरह के भी लोग हैं, 25 साल लगाते हैं कि अपनी संस्कृति को यहाँ पर लाने के लिए। वहीं पर आइए, आपको दिल्ली अब ले चलते हैं। छत्तीसगढ़ से दिल्ली वापस लौटिए और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसका उद्देश्य था कि दिल्ली को सबसे अच्छे बुनियादी ढांचे से सुसज्जित करना। रोहतक रोड के पुनर्विकास का शिलान्यास करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने लाइव पराली, एक बहुत बड़ी समस्या आप जानते हैं दिल्ली और आसपास के राज्यों की बनी हुई है, और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया है और पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। पराली बना खाद, ये दिल्ली के आसपास के राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक कदम है। दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाया है उसी की वानगी प्रस्तुत करते हैं। छाप भी दें कि भाई सब लोगों को अपना अपना इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा। ये मास्क पहनने को, इसको आंदोलन बनाना पड़ेगा। अगर हमने मास्क पहनना चालू कर दिया खूब जम के, तो मैं समझता हूँ फिर कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने, अभी इस टाइम पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। पोल्यूशन पे बाकी साल तो जनवरी से लेके सितंबर के महीने तक, 15 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा आजकल बिल्कुल साफ रहती है। पिछले 5 साल में ये भी एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है कि पोल्यूशन पहले बहुत होता था, लेकिन जनवरी से 15 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा साफ रहती है। फिर 15 अक्टूबर से ये आसपास के राज्यों में पराली जलनी चालू होती है, वहां से सारा धुआं दिल्ली आता है। वहां भी अपने दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। इस बार पूसा इंस्टीट्यूट ने एक केमिकल निकाला है। वो केमिकल दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया। उस केमिकल से छिड़काव करने के 20 दिन के अंदर वो पराली गल गई और गल के वो खाद में बदल गई, अपने आप ही खाद बन गई। तो पहले जिस पराली को किसान जलाया करते थे और उससे वो मिट्टी भी खराब हो जाया करती थी जलाने से, अब वो पराली जो है वो एक तरह से हमारा लाइबिलिटी की बजाय एक तरह से हमारा साधन बन गया, उससे खाद बन गई। अब ये दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं, हरियाणा की सरकार, पंजाब की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अब इनके पास बहाना नहीं है। अब इनको जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने किसानों की मदद करी है, पंजाब की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए, हरियाणा की सरकार को भी अपने किसानों की मदद करनी चाहिए। केमिकल चाहिए तो हम देंगे केमिकल उन सरकारों को, पूसा इंस्टीट्यूट वाले देंगे केमिकल उन सरकारों को। बहुत ही सस्ता केमिकल है। अगर ये सरकारें अब सारे जने मिलके काम करें तो मैं समझता हूं ये आखिरी साल होना चाहिए जब ये पराली का धुआं आ रहा है। अगले साल से पराली का धुआं आने का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, तो इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आह्वान किया है अन्य राज्यों को भी कि पराली बना खाद। तो अगर ऐसी चीज़ें जो हैं समाज के अंदर आएंगी तो प्रदूषण कम होगा, तो सबके लिए बड़ा फायदेमंद होगा।
और जगदीश चावला जी ने एक कोटेशन भेजा है, पत्रकार जगदीश चावला। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है अंधेरे में सुबह नहीं होने दी? क्या कभी सुना है अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? तो समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। तो इसीलिए इंसान के पास विवेक है। और एक और खुशखबरी आपको सुनाना चाहेंगे। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री श्रीमती जेसिका अर्डन ने भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। एक बार और सुन लीजिए। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री श्रीमती जेसिंडा अर्डर्न जी ने भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। ये पोस्ट है केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो दिल्ली के जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी अपने पोस्ट में लिखते हैं कि प्रियंका जी पहली भारतीय के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल होने पर आपको हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। निश्चित ही आप अपनी कर्मठता से भारत को गौरवान्वित करती रहेंगी। तो ये सभी के लिए प्रियंका राधाकृष्णन जी को मंत्रिमंडल में जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने शामिल किया है, तो इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई, और इनको बधाई दी जाए कि ये गर्व की बात है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूं। और आप जानते हैं कि 9 बज चुके हैं और ये समय ऑनवर्ड्स जा रहा है। तो एक बार और उस घोषणा को बता दें कि आप लोग यहाँ पर जो कुछ भी लिखे हैं, मैं देखता हूँ कि कमेंट्स क्या क्या आए हैं, और एक बार नाम ले लेता हूँ ताकि यूट्यूब पे आपका नाम चला जाए। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, हरीश संतवानी जी, आकांक्षा जी, और सुशील खन्ना जी, विश्राम वाचस्पति जी, मनीष कौशिक जी, दिलीप झा जी, चांद फरीदी जी, हरीश कुमार शर्मा जी, और सुभाष चंद्र आर्य सालवन जी, अशोक कुमार शर्मा जी, रिंकल शर्मा जी, नरेंद्र टटेसर जी, और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, दीनानाथ गुप्ता जी, संजीव दत्ता जी, प्रखर वार्ष्णेय जी, और मुकेश भटनागर जी, और सुजान हल्दर जी, योगेश भट्ट जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, और यामीन मलिक जी। यामीन मलिक जी देख रहे हैं, और जी इसमें आसिफ खान जी। तो सब लोगों का मैंने नाम इसलिए ले लिया क्योंकि यूट्यूब पर ये नाम जो है, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन को आप समर्थन दे रहे हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, जैसे रिंकल शर्मा जी ने आज कहा कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके बारे में लिखा कि ऐसे लोगों की वजह से ही समाज में संयम बना हुआ है। और बाकी जय हिंद जय भारत और वंदे मातरम काफ़ी लोगों ने लिखा है, और हमारा नंबर शेयर हो गया है। अगर आप 100वां एपिसोड के उपलक्ष्य में जो PDF बनाई जा रही है वो आपको 18 नवंबर को भेज दी जाएगी, ताकि उसको देखकर आप अपने कमेंट तैयार कर लें, क्योंकि हम लोग 20 नवंबर को एक खास कार्यक्रम जो छठ पर्व है, 21 नवंबर और 20 नवंबर को डूबते सूर्य को भारत में एकमात्र पर्व है जिसको पूर्वांचल का पर्व कहिए या सूर्य की आराधना का पर्व कहें, वो छठ की हम लोग करेंगे। 21 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देने का होता है, और डूबते सूर्य को 20 नवंबर को अर्घ दिया जाए। तो 20 नवंबर को सायं 8 बजे से 9 बजे विशेष RJS PDF स्मारिका जो नवंबर अंक निकलेगा वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा, बशर्ते कि वो आप ये जो नंबर शेयर किया है डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी ने और रिंकल शर्मा जी ने, तो वो आप लोगों को उस नंबर पर आप कहेंगे तो वो 18 नवंबर को आपको भेज दी जाएगी, ताकि 20 नवंबर को शाम को आप यहाँ कमेंट कर सकें। उस स्मारिका का लोकार्पण आप लोगों के हाथों ही कराना है, फेसबुक फ्रेंड्स और RJS फैमिली के हाथों। मुकेश भटनागर जी जो RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपकी पहचान RJS में RJS राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता के रूप में है। आपने अपने माता पिता जी के स्मृति में RJS का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। आप लिखते हैं विनम्र निवेदन 100वें के बाद भी जारी रखा जाए। जी पहला कमेंट आया है, हालांकि 100वें एपिसोड के बाद आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मेहनत लगती है रोजाना आपको 8 बजे से 9 बजे फेसबुक पे आना, उसके लिए आपके कई तमाम कार्य जो हैं वो छोड़ने भी पड़ते हैं, तो बड़ा, लेकिन आप लोगों का प्यार बना रहे। लेकिन अभी भी इस पर मुकेश भटनागर जी इस पर फैसला
अभी नहीं हो सकता है, एकदम से नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी बात को रखा जाएगा आरजेएस फैमिली के अंदर। और आपका कहना है कि सकारात्मकता की श्रृंखला टूटनी नहीं चाहिए। मुकेश भटनागर जी, आपकी भावनाओं का आदर किया जा रहा है। और सुजान हैदर जी, योगेश भट्ट जी, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने कमेंट किया है। मैं कमेंट आप लोगों तक पहुंचा दूं क्योंकि ये फेसबुक पे चला जाएगा। सकारात्मकता का त्यौहार छठ है। मनोकामना पूर्ति के बाद छठ अनुष्ठान छठ मैया मंजूर करती हैं। बहुत ही पवित्र त्यौहार है। अगर आप छठ के बारे में किसी भी छठ व्रती को आप देख लेंगे तो वो भी पुण्य का काम हो जाता है। छठ व्रती को देखना, आप घाट पे चले जाइए, छठ व्रती से प्रसाद आप ग्रहण कर लेंगे, वो भी बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। देखिए, ये मानने की बात है, लेकिन वो भावनाएं बड़ी पवित्र होती हैं। ये भावनाएं हमारे पूर्वजों ने डाली हैं, क्योंकि छठ व्रत में कोई चीज जूठा नहीं हो सकता है और पवित्रता का बहुत ख्याल रखा जाता है। सबको मना कर दिया जाता है कि भाई इस चीज की पवित्रता है, यहां बहुत ही पवित्रता का ध्यान, हर चीज काफी साफ सफाई का। देखिए, पर्यावरण, हमारे पूर्वजों ने पर्व त्योहारों के माध्यम से हम लोगों को पर्यावरण की सीख दी है। इसीलिए तो हम लोग उस दुनिया में लौटना चाहते हैं, अपने पूर्वजों से और अपने महापुरुषों से वो प्रेरणा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग महान थे जो आज किंवदंतियों में मशहूर हैं। मैं अंधविश्वास और कुरीतियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो भारत की तोड़ने की बात करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हम सब भारतीय हैं और इसी लाइन पर आरजेएस काम करता है। हमारे सारे भारतीय त्योहार हैं। इस छठ को पूर्वांचल कह सकते हैं आप, लेकिन ये भारतीय भाई बहनों का त्योहार है। करवा चौथ जो है कुछ राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन वो भारतीय त्योहार है। और हमारे रोजा हो गए या हमारी बड़ा दिन का त्योहार होता है, ईस्टर होता है, ये सब भारत के त्योहार हैं। विश्व पैमाने पर भी मनाए जाते हैं। हमारे छठ पर्व तो विदेश में भी मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। और इसीलिए छठ पर्व के ही अवसर पे, जब डूबते सूर्य को, हमारे पास ऐसी संस्कृति है कि हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे त्योहार के दिन 100वां एपिसोड प्रस्तुत करते हुए हम सभी को गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं उगते सूर्य की पूजा पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया करती है। आप सफल हो जाइए, लोग आपको हाथों हाथ ले लेंगे, आपको पुरस्कार मिल जाएंगे। लेकिन आप जब संघर्ष कर रहे हैं, उस वक्त जब आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार के रूप में भी देखिए, जब तक वो आर्टिस्ट है दुनिया उसकी तरफ नहीं देखती है, उसको मदद नहीं करती है। जब वो स्टार बन जाता है तो दुनिया और दिन दुनी रात चौगुनी उसकी उन्नति हो जाती है। जब उसको जरूरत नहीं है, जब जरूरत नहीं है उस वक्त, या फिर बुढ़ापे में उसको सम्मान दिया जाता है। यह है सकारात्मक भारत आंदोलन का, कि हम लोग डूबते हुए सूर्य का दिन चुन रहे हैं। और वैसे भी 21 नवंबर को 100वां एपिसोड हो रहा है, तो चूंकि सुबह में अर्घ दे दिया जाएगा और शाम को चूंकि 8 बजे होगा, इसलिए हम लोग बीच का रास्ता अपनाएं और सायं 8 बजे 20 नवंबर को आप छठ का पर्व का गीत आपने सुना है कि नहीं सुना है? मेरे ख्याल से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत ही आनंद आएगा और ये ऐतिहासिक मौका होगा कि उसका गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और आज आरजेएस का गीत आपको नहीं सुनवाएंगे, इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। हम आप लोगों से विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, मुस्कान के साथ। कल सायं 8 बजे आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित रहेंगे, लेकिन आप लोग इस नंबर पर अपने अपने विचार 18 नवंबर को जरूर भेजिएगा। जो पीडीएफ की मैगजीन आपको भेजी जाएगी, ग्रुप में नहीं भेजी जाएगी, पर्सनल लोगों को भेजी जाएगी, ताकि उनके कमेंट्स 20 नवंबर को सायं 8 बजे मिल सके। जय हिंद।